हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीबी यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के बारे में, विच इज अ सेकंड एग्जाम फॉर द जेआरबी। काफी इंपॉर्टेंट यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं फ्रॉम द मॉड्यूल बी, और उसी मॉड्यूल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये पूरी की पूरी सीरीज है जिसमें मॉड्यूल बी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। Already we have covered the series for IEIFS, AFM and RBWM questions। तो अगर आपको चाहिए उनके क्वेश्चंस और साथ में चाहिए उनकी पीडीएफ, तो उसके लिए आपको डाउनलोड कर लेनी है हमारी एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल एट द अबव लिंक iibf.info/app के ऊपर अवेलेबल है। वहां पर आपको फ्री पैक मिलने वाला है जेआईबी का, जहां पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट करना है। ओआरजी कोड जो iOS यूजर्स के लिए रहेगा वो रहेगा GEGKT, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रिपरेटरी वीडियो को। मेक श्योर कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट जब हम कोई भी नई वीडियो लेकर के आए आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। हम अभी कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में दो चैप्टर्स को। पहला चैप्टर जो है वो अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी से रिलेटेड है। दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग से रिलेटेड है। दोनों ही चैप्टर्स मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, राइट। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। सो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। सो क्वेश्चन वन हियर, इट्स रिलेटेड टू द अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज। सो इट सेज अ क्रेडिट मैनेजर इज इवेल्युएटिंग अ लोन प्रपोजल। तो एक क्रेडिट मैनेजर है जो कि लोन प्रपोजल को इवेल्युएट कर रहे हैं, वेयर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ensure the sanctioned funds can be recalled promptly if needed, and that the lending activity contributes positively to the bank's earnings. Which core principle of lending of credit evaluation is being prioritized here? तो कौन सा यहां पर प्रिंसिपल जो है उसे यहां पर प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, उसके बारे में हमने बताना है। ऑप्शन ए इट सेज मैक्सिमाइजिंग द लोन पोर्टफोलियो एंड द मार्केट शेयर। जो ऑप्शन ए है दैट इज बेसिकली नॉट करेक्ट। देखो, पोर्टफोलियो ग्रोथ जो होता है वो एक बिजनेस गोल होता है, लेकिन कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है रिलेटेड टू द इवेल्युएशन प्रोसेस, राइट, जो कि फोकस करता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, राइट। सो ऑप्शन बी देखते हैं, दैट सेज ensuring the safety and liquidity of funds lent along with the profitability। तो ऑप्शन बी जो है यहां पर दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि हमने बेसिकली देखना होता है कि फंड्स की सेफ्टी एंड लिक्विडिटी बनी रहे एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो पर्टिकुलरली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है वैल्यूएशन का वो यही रहता है कि हमने जो भी फंड्स हम लेंड कर रहे हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, एंड जो भी लोन दिया गया है, एंड ये परफेक्टली अलाइन करता है मैनेजर के फोकस के साथ, यानी कि जो फंड्स उनको रिकॉल किया जा सकता है रिस्क मिटिगेशन से रिलेटेड एंड अर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ let's move toward the question number second. It's related to principles of lending. A construction company requests a bank to issue an undertaking in favor of the government agency। तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रिक्वेस्ट करती है बैंक को कि एक अंडरटेकिंग इशू करनी है इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी, assuring the agency that the कंपनी विल कंप्लीट अ ब्रिज प्रोजेक्ट एज पर द कंट्रेक्चुअल टर्म्स। कि जो कंपनी है वो कंट्रेक्चुअल टर्म्स के हिसाब से जो ब्रिज का कामकाज है उसको कंप्लीट कर देगी। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बैंकिंग क्लासिफिकेशन व्हाट टाइप ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी इज दिस? कौन सी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है उसके बारे में हमने बताना है। देखो, कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि कस्टमर जो है उसका एक कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि उसने गवर्नमेंट एजेंसी को एक कंट्रैक्ट किया है। एजेंसी डिमांड करती है एश्योरेंस से बैंक की तरफ से कि कंपनी फेल होती अगर परफॉर्म करने में तो बैंक जो है उस चीज की भरपाई करेगा, नुकसान की भरपाई करेगा। बैंक एक अंडरटेकिंग दे रहा है कि इसमें पैसे तो नहीं दे रहा बैंक, लेकिन अंडरटेकिंग दे रहा है कि एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है बैंक के ऊपर अब, कि अगर ये कस्टमर अपने इस वायदे को पूरा ना कर पाया, ठीक है, तो उस केस में बैंक उसकी पूर्ति करेगा। ठीक है, ये चीज कही जा रही है। सो दिस इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ द बैंक गारंटी, स्पेसिफिकली एक परफॉर्मेंस गारंटी है, बिकॉज यहां पर हम कंट्रेक्चुअल टर्म की परफॉर्मेंस को एश्योर कर रहे हैं एंड सिर्फ पेमेंट को एश्योर नहीं कर रहे हैं, राइट। नॉन फंड बेस्ड है क्योंकि इमीडिएट आउटफ्लो तो हुआ नहीं है, एंड वो कंटिंजेंट है कि अगर ना किया तो बैंक को भरपाई करनी पड़ेगी। सो इट्स अ परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, राइट। सो ऑप्शन देखते हैं। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, नो इट्स नॉट द केस। लेटर ऑफ क्रेडिट भी नहीं है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी भी नहीं है।
right? So it's a case of the performance guarantee. So option C is absolutely the correct answer. देखो डेफर्ड पेमेंट गारंटी होती है जहां पर मान लो कि आपने एक ही बार में पेमेंट नहीं करनी, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी है एंड उस पेमेंट के लिए गारंटी दी जा रही है, राइट? उस पेमेंट के लिए आप किसी की गारंटी लेकर के दे तो उसको डेफर्ड पेमेंट गारंटी कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो एक अंडरटेकिंग होती है ऑन द बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट की, राइट? अगर कंप्लायंस प्रेजेंटेशन होगी तो पेमेंट करनी पड़ेगी, वो उस चीज से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी भी नहीं है। फाइनेंशियल गारंटी जो होती है वो बेसिकली किसी रिलेटेड होती है कि अगर पेमेंट करनी है सिंगल पेमेंट से रिलेटेड, कि अगर फेलियर हो गया तो पेमेंट जो है वो बैंक करेगा जिसने अंडरटेकिंग दी है, वो फाइनेंशियल गारंटी है। नाउ आफ्टर दैट लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। इट्स रिलेटेड टू अप्रेजल एंड द असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज। So the question says, when assessing a term loan for a new manufacturing plant, जब एक टर्म लोन को असेस किया जा रहा है नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, द बैंक्स अप्रेजर स्क्रूटिनाइज द प्रोजेक्ट्स एबिलिटी। तो बैंक का जो अप्रेजर है वो स्क्रूटिनाइज करता है प्रोजेक्ट की एबिलिटी को कि क्या ये सफिशिएंट जो फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे एंड कैश फ्लोज जनरेट कर पाएंगे कि वो अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर ले, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट्स, राइट? विच ऑफ द 7 C's ऑफ द अप्रेजल इज मोस्ट डायरेक्टली बीइंग इवेल्युएटेड। तो 7 C's जो कंसेप्ट है उसमें से कौन सी चीज को यहां पर प्रॉपरली चेक किया जा रहा है, किस चीज को प्रॉपरली हम यहां पर गो थ्रू करने वाले हैं, दैट वी नीड टू टेल, दैट वी नीड टू आंसर हियर। ठीक है? करेक्टर, कैश फ्लोज, कोलेटरल कंडीशंस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड? सी इफ वी लुक एट द 7 C's, 7 C, राइट? तो 7 C से सबसे पहली चीज आती है दैट इज अ करेक्टर, that is a character. Second one, it is a capacity. Third one, it's a capital. Then the fourth one, it is the collateral. Further, we are having the conditions. Then we are having the coverage. And further, last one, that is confidence. तो ये 7 C's हैं, राइट? इफ वी टॉक अबाउट द करेक्टर, तो करेक्टर का मतलब होता है बोरोर की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड विलिंगनेस के बारे में, कि वो विलिंगली रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसके बारे में है। when we are talking about the capacity, it's basically about the borrower's ability to generate enough income or cash flow. So definitely here we are talking about the cash flows only, हम कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो अकॉर्डिंगली देखिए आंसर तो हमें पता लग गया, आंसर तो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज कैपेसिटी, राइट? कैश फ्लोज के बारे में। एंड व्हाट अबाउट द कैपिटल? कैपिटल का मतलब है कि खुद की इक्विटी कंट्रीब्यूशन होनी जरूरी है, यानी कि खुद का पैसा लगा होना जरूरी है, जितना ज्यादा स्टेक होगा उतनी ज्यादा पर्सन की कमिटमेंट होगी। फोर्थ जो है वो है कोलेट्रल, यानी कि जो एक सेकेंडरी सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो आप, राइट? ताकि अगर डिफॉल्ट हुआ तो भरपाई हो जाएगी। फिर है कंडीशंस, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लाइक इंडस्ट्री आउटलुक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गया, लोन की टर्म्स होगी, वो कंडीशंस होती हैं। देन इट्स रिलेटेड टू कवरेज। कवरेज इज बेसिकली लाइक गारंटी, इंश्योरेंस, रिस्क मिटिगेंट हो गए, उसे कवरेज कह देते हैं। कॉन्फिडेंस इज बेसिकली ओवरऑल ट्रस्ट जो बैंक को है कस्टमर में, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो ये 7 C's हैं, राइट? तो करेक्टर इज बेसिकली विलिंगनेस टू पे एंड कैपेसिटी इज बेसिकली एबिलिटी टू पे। कैपिटल होता है स्टेक ऑफ ऑन फंड्स। कोलेटरल इज सिक्योरिटी बैकअप जो अवेलेबल है। कंडीशंस यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है? कवरेज हो गया रिस्क प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस, गारंटी एक्सेट्रा। कॉन्फिडेंस हो गया बैंक के बैंक का गट बेसिकली सो एज टू ट्रस्ट द डील, राइट? वो होता है। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी? नाउ let's move toward the next question. A company projects its annual turnover to be rupees 4 crore. तो कंपनी प्रोजेक्ट करती है कि इनकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 4 करोड़ की है एंड अकॉर्डिंगली इट अप्रोचेस अ बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग अंडर द गाइडलाइंस रिकमेंडेड बाय द नायक कमेटी। तो नायक कमेटी के अंडर ये पहुंच जाते हैं वर्किंग कैपिटल लेने के लिए। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शनड
बाय द बैंक एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बोरोअर्स कंट्रीब्यूशन और मार्जिन। तो एक्सपेक्टेड जो बोरोअर की कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगी वो कितना होगा, मैक्सिमम लोन कितना सैंक्शन होगा, उसके बारे में बताना है। देखो, एज पर द नायक कमेटी मेथड और प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड, पूरे के पूरे साल को ना 4 क्वार्टर्स में हम ऑलरेडी मानते हैं। एंड यही कहा जाता है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना, वो एक क्वार्टर के इक्वल है, यानी कि हर एक क्वार्टर के इक्वल एक ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी कि 3 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है वो कंसीडर किया जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि जिस टाइम पीरियड में कैश को दोबारा से हम कैश से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिनिश गुड्स आएंगे, उनको बेचेंगे, पैसा वापस आएगा, उसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। कि 3 महीने में हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये कहते हैं कि एक कंपनी जो है उसका जनरली कंसीडर करते हैं ये कि भाई इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है या वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो 3 महीने का है। तो उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया कि टोटल टर्नओवर जो पूरे साल की थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टर्नओवर कितनी दी गई, 4 करोड़ की है। तो 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर्स दैट इज इक्वल टू हर क्वार्टर की टर्नओवर कंसीडर होगी 1 करोड़ पे, ठीक है। यानी कि हर एक क्वार्टर की जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ की है, ये चीज कंसीडर कर लिया। ये कहते हैं कि 25% तो आपकी मैक्सिमम आपको पैसा चाहिए था, यानी कि 100% डिवाइड बाय 4 डेट इज इक्वल टू 25% तो आपको मैक्सिमम पैसा चाहिए था। अब 25% में से आप 5% देंगे मार्जिन यानी कि बोरोर की कंट्रीब्यूशन, और 20% होगा मैक्सिमम फाइनेंस, राइट। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 4 करोड़ की अगर टोटल टर्नओवर है तो उसका 20%, तो उसका जो 20% है वो रहेगा मैक्सिमम फाइनेंस रेट, यानी कि वो रहेगा 80 लाख रुपीस। तो बैंक फाइनेंस मैक्सिमम जो दे सकते हैं वो रहेगा 80 लाख रुपीस का, और जो मार्जिन कस्टमर देगा वो होगा 20 लाख रुपए का 5% के हिसाब से, 5% ऑफ 4 करोड़, नॉट 1 करोड़, राइट। तो 5% ऑफ 4 करोड़ रहेगा मार्जिन 20 लाख का, और जो कस्टमर बेसिकली पैसे देगा, और जो बैंक फाइनेंस करेगा वो करेगा 80 लाख रुपीस की वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देगा। तो आंसर्स देखते हैं। लिमिट ऑफ रुपीज 1 करोड़, लिमिट ऑफ रुपीज 80 लाख एंड मार्जिन ऑफ 20 लाख रुपीज, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपने सिंपल ये गौर करना है कि जितना भी आपको टर्नओवर दिया उसका 20% मैक्सिमम लोन रहेगा और 5% उसका मार्जिन रहेगा, डेट इज इट, ठीक है जी। चलो, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ कॉर्पोरेट एंटिटी हैज टोटल करेंट एसेट्स, तो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जिनके टोटल करेंट एसेट्स बताए गए हैं। सो कॉर्पोरेट एंटिटी इज हैविंग द टोटल करेंट एसेट्स ऑफ रुपीज 370 lakh, and the current liabilities other than borrowings is equal to rupees 150 lakh. If the bank applies the second method of the lending as recommended by the Tandon committee, what is the maximum permissible bank finance and what core principle does this method enforce on the borrower, that we need to answer, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान में रख के करेंगे, सॉल्व करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी नोइंग द मेथड्स, ठीक है। मेथड के बारे में पता होना जरूरी है। तो कौन सा मेथड यूज करना है, टंडन कमेटी का मेथड। टंडन कमेटी जो होती है इनका मेथड जो होता है वो हमने बात करनी है। एंड यहां पर हम सेकंड मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से मेथड के बारे में, सेकंड मेथड के बारे में। टोटल 3 मेथड दिए गए थे, 3 मेथड में से 2 मेथड आरबीआई ने एक्सेप्ट किए, थर्ड मेथड जो था उसको आरबीआई ने कह दिया था कि ये तो ऐसे ही है। तो कैलकुलेशन सिंपल रहता है, कैलकुलेशन इज वेरी मच सिंपलर। अब यहां पर मेथड को समझना जरूरी है सबसे पहले, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक टर्म्स उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म इज एमपीबीएफ। एमपीबीएफ होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, जो मैक्सिमम लेंडिंग की जाएगी, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मेथड टू, मेथड टू के केस में जो मार्जिन हम अप्लाई करते हैं, द मार्जिन विच वी अप्लाई इज 25% ऑफ द टोटल करेंट एसेट्स। यहां पर टोटल करेंट एसेट्स का 25% मार्जिन अप्लाई किया जाता है। एंड इसका जो फॉर्मूला रहता है कैलकुलेशन का, डेट इज वेरी मच इजियर, दैट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल गैप माइनस द मार्जिन, दैट इज 25% of the total current assets. This is a formula. Now the question is, what is working capital gap? वर्किंग कैपिटल गैप जो होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, दैट वी नीड टू आंसर। देखो, वी आर हैविंग द टोटल करेंट एसेट्स, ठीक है। टोटल करेंट एसेट अब आपको कितने दिए गए हैं, टोटल करेंट एसेट्स आर गिवन टू बी 370 लाख एज पर द क्वेश्चन, राइट। फर्दर वी हैविंग द अदर करेंट लायबिलिटीज,
other current liabilities are given to be 150 lakh over here. अदर करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है करंट लाइबिलिटी अदर देन द बैंक बोरिंग, राइट? सो वो दी गई है 150 लाख के अराउंड आपको दी गई है. सो लोन कितना दिया जाएगा? द लोन वुड बी इक्वल टू, लोन जो वर्किंग कैपिटल गैप है, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल करंट एसेट्स माइनस द वर्किंग कैपिटल गैप, सॉरी माइनस द अदर करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, सो ये आपके पास बन जाएगा 370 माइनस 150, 370 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 220. वो हो गया 220 आ गया. एंड 220 माइनस 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स. अब टोटल करंट एसेट्स कितने हैं? 370 के इक्वल है. तो 370 का जो हम कैलकुलेशन है वो कर लेंगे, 25% कैलकुलेट कर लेंगे. सो इजिली वी कैन कैलकुलेट लाइक 25% ऑफ 370, दैट इज 92.5. सो 220 माइनस 92.5 दैट इज इक्वल टू 127.5. तो ये 127.5 जो आया, दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर द मेथड 2. अब कैलकुलेशन बहुत इजी है, मैं यहां पर आपको स्पेस बना के बताता हूं. सो दिस इज द थिंग जस्ट दैट वी नीड टू कैलकुलेट. वर्किंग कैपिटल गैप इज इक्वल टू व्हाट? वर्किंग कैपिटल गैप इज इक्वल टू द टोटल करंट एसेट्स माइनस द करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स, अदर देन बैंक बोरोइंग्स. यानी कि सीसी सूसी अगर है, ओडी है, तो उसको पहले निकाल देंगे. कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी होता है कि आपको सीसी लिमिट दे देते हैं एंड आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. अब यहां पर तो अदर करंट लाइबिलिटीज आपको ऑलरेडी दी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेटेड. तो टोटल करंट एसेट्स आपके कितने हैं? दोज आर गिवन टू बी 370 एंड माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरिंग्स दैट इज इक्वल टू 150. तो वर्किंग कैपिटल गैप आ गया आपके पास 220 की इक्वल आ गया, राइट? तो हम अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 220 माइनस 25% ऑफ 370, 25% ऑफ 370, दैट इज इट. हो गया, फॉर्म आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन. ठीक है, तो आंसर आ गया 127.5. सो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए इट सेज एमपीबीएफ इज रुपीज 165 लाख. ये तो गलत हो गया. इट enforces that the borrower must fund 25% of the working capital gap. अगर हम ऑप्शन ए को ध्यान से समझने की कोशिश करें ना, तो ये एमपीबीएफ 1 का आपको एग्जांपल दे दिया, एमपीबीएफ 1 के हिसाब से. क्योंकि एज पर द टंडन कमेटी मेथड 1, जो मार्जिन रहता है दैट इज 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप. मेथड 1 में जो मार्जिन रहता है वो रहता है 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप, जबकि मेथड 2 के केस में जो मार्जिन रहता है दैट इज 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स. ठीक है, तो ये गलत हो गया. ऑप्शन बी इट सेज MPBF is rupees 128 lakh. It enforces that the borrower's long-term sources must fund at least 25% of the total current assets. Option B is absolutely true. ऑप्शन बी जो है डेट इज एब्सोल्युटली ट्रू, वो बिल्कुल सही है इस केस में. ठीक है जी, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर हियर. हालांकि पूरा एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, वो हो सकता है उन्होंने राउंड ऑफ के हिसाब से किया, लेकिन दैट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर ओवर हियर. ठीक है जी. और एक चीज और है कि एमपीबीएफ जो टंडन कमेटी मेथड 1 है, इसके केस में करेंट रेशो, मिनिमम करेंट रेशो कितनी होती है? मेथड 2 के केस में जो मिनिमम करंट रेशो होती है दैट इज बीइंग मेंटेन्ड, मिनिमम करंट रेशो दैट इज 1.33:1. ठीक है, और मेथड 1 के केस में जो मिनिमम करंट रेशो मेंटेन्ड होती है दैट इज 1.17:1. ये मिनिमम करंट रेशो के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं. ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. इट सेज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी गाइडलाइंस. अगर हम रेगुलेटरी गाइडलाइंस की बात करें, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट दैट इज MCLR is composed of several key elements, right? That is basically considering several key elements that reflect the bank's cost and required returns. ठीक है, जो बैंक की कॉस्ट में रिक्वायर्ड रिटर्न के बारे में बताते हैं. Which of the following would be considered an external benchmark rate or external market benchmark rather than a direct component used in the calculation of the bank's internal MCLR? देखो, MCLR के अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो वी नो दैट देयर आर 4 कंपोनेंट्स. देयर आर 4 कंपोनेंट्स. कौन से कंपोनेंट है? पहला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स. वन, इट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड्स है. ठीक है, जिसमें कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ हम शामिल करते हैं.
सेकंड जो है दैट इज अ नेगेटिव रिटर्न और नेगेटिव कैरी फॉर कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर जो मेंटेन करता है बैंक, उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होता, तो उसकी कॉस्ट अलग से पड़ती है, सो उसके ऊपर नेगेटिव कैरी होता है। थर्ड जो है दैट्स द ऑपरेटिंग कॉस्ट। थर्ड वन जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स के बारे में है, राइट, जिसमें जो लोन प्रोविजंस हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, वो उसके बारे में है। एंड फोर्थ जो है दैट्स अ टेनर प्रीमियम। फोर्थ जो है वो टेनर प्रीमियम है, यानी कि जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनके लिए जो खर्चा होता है उसके रिलेटेड है, राइट। सो दीज आर द फोर थिंग्स और फोर कंपोनेंट्स ऑफ द एमसीएलआर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स प्लस रिटर्न ऑन नेटवर्थ से रिलेटेड है। नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर है, क्योंकि सीआरआर के ऊपर कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं होता। ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जिसमें हम लॉस प्रोविजंस जो होते हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। एंड टेनर प्रीमियम है लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए जो होता है, राइट। दैट इज अ सिनेरियो। तो ऑप्शंस देखते हैं अभी। द नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ द नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो, the marginal cost of borrowings and return on net worth, the bank's operating costs associated with providing the loans, the secured overnight financing rate. तो which one will the correct answer? सी नेगेटिव कैरी जो होता है वो एक्सप्लिसिट कंपोनेंट आपका एमसीएलआर का, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, ये भी कंपोनेंट एमसीएलआर का। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये भी कंपोनेंट एमसीएलआर का। ऑप्शन डी दैट इज एसओएफआर, दैट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। दैट इज अ सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जो कि एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है। क्या है? एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है, ठीक है। देखो जो लोन्स होते हैं वो एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक होते हैं। बेंचमार्क जो होता है वो बेसिकली कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं होता है इंटरनल कैलकुलेशन के लिए, राइट। लाइक केस इन द केस ऑफ द एमसीएलआर। अब एमसीएलआर के केस में तो आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट है, लेकिन एक्सटर्नल बेंचमार्क के केस में, ठीक है, जो लोन होते हैं वो एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक्ड होते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क जो होता है इटसेल्फ वो कंपोनेंट नहीं होता जिसको इंटरनल कैलकुलेशन के लिए आप इस्तेमाल करो। एमसीएलआर जो है वो एक इंटरनल बेंचमार्क है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैंक्स ऑन फंडिंग कॉस्ट, ठीक है। वो अपने बैंक की खुद की फंडिंग कॉस्ट से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, वहां से डिराइव होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। A firm specializing in film production, an industry characterized by uneven and project specific cash inflows and outflows, is seeking bank finance। तो ये बैंक फाइनेंस ले रहे हैं जो फिल्म आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, इन्होंने लेट से बैंक फाइनेंस लिया है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्रेडिट असेसमेंट प्रैक्टिसेस व्हिच मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। कौन सा मेथड इसके लिए अप्रोप्रिएट रहता है? देखो जहां पर सीजनल एक्टिविटीज होती है ना, वहां पर मेथड जो यूज किया जाता है दैट इज अ सीबीएम, कैश बजट मेथड होता है, राइट। अब देखो फिल्म प्रोडक्शन जो है वो इरेगुलर है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज जो है, एंड इनकम जो होगी वो लमसम होती है, लाइक आपके सेल्स के ऊपर है। एंड वाइल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फ्रंट एंड होते हैं, फ्रंट लोडेड होते हैं प्रोडक्शन के दौरान, राइट। एंड और मेथड होते हैं वो सूटेबल नहीं है, भाई। जैसे मान लो नायक कमेटी मेथड है, वो कामकाज करता है छोटे बिजनेसेस के लिए जहां पर स्टेडी टर्नओवर, उनके लिए कामकाज करता है। एंड जो लंपी या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर काम नहीं करता है। व्हेन वी लुकिंग एट द टंडन कमेटी मेथड या ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वो रिलेटिवली इवन फ्लो कंसीडर करता है रिलेटेड टू रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड से लेकर। वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जहां पर यूनिक टाइमलाइंस होती हैं। एंड फॉर द जो कैश बजट अप्रोच होती है, राइट, ये बेसिकली प्रोजेक्ट करता है एक्चुअल टाइमिंग आपकी क्या होगी रिसीट को लेकर के, पेमेंट को लेकर के। तो बेसिकली ये बैंक को हेल्प करता है कि फाइनेंस को मैच करेंगे विद द कैश फ्लो गैप, यानी कि जब डेफिसिट है, जैसे मान लो कि 3 महीने के टाइम के ऊपर जो कैश इनफ्लो 3 करोड़ है, कैश आउटफ्लो जो 3.5 करोड़ का है, तो डेफिनेटली वो डेफिसिट हो गया ना 50 लाख का, तो उसको हम मैच कर लेंगे और उसके हिसाब से फाइनेंस कर देंगे, ठीक है जी। तो कैश बजट मेथड का इस्तेमाल होता है। नायक कमेटी मेथड का इस्तेमाल नहीं होता है, और टंडन कमेटी मेथड भी नहीं। इट्स अ कैश बजट मेथड विच इज यूज्ड। So cash budget method because it is meticulously tracks cash inflows and outflows to identify the precise timing and amount of deficit financing needed. Right. So option C is the
Correct answer. Now, question number 8 it is. An analyst is reviewing a company's balance sheet to understand its liquidity and funding structure. तो एक एनालिस्ट है जो कि एनालाइज कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं बैंक की बैलेंस शीट को एंड ताकि वो लिक्विडिटी को, फंडिंग स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर पाए. द एनालिस्ट notes that the portion of the company's current asset financed through the long term sources like owners equity, retained profits is a key indicator of financial stability. What financial concept does this portion represent? तो क्या पोर्शन को ये रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में हमने बताना है. देखो, कुछ एक चीजों को पहले समझते हैं. जो टोटल करंट एसेट्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज आपके पास कितने अवेलेबल है. शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज कितने अवेलेबल उसके बारे में बताता है. और करंट लाइबिलिटीज आपको बताते हैं कि आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस क्या है. जब आपका पार्ट ऑफ करंट एसेट जो होता है वो फंड होता है लॉन्ग टर्म फंड से. ठीक है, जब आपका जो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स है वो फंड है किससे, लॉन्ग टर्म फंड से. जैसे इस केस में बताया गया कि ऑनर इक्विटी है, ठीक है, उनसे फंडेड है. तो बेसिकली वो एक कुशन को बताता है, जो एक कुशन लिक्विडिटी का अवेलेबल होता है. सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट, राइट. सो इवन अगर आपकी कुछ एक लाइबिलिटीज ड्यू हो भी जाती हैं तो डेफिनेटली आपके पास स्टिल फंडिंग अवेलेबल रहेगी, जिससे आप अपने करंट ऑपरेशंस जो है उनको स्टेबली चला सकते हो, राइट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू नेट वर्किंग कैपिटल? इट इज द करंट एसेट्स माइनस द करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस द करंट लाइबिलिटीज. अगर आपका एनडब्ल्यूसी पॉजिटिव होता है उसका मतलब होता है कि करंट एसेट जो है दैट इज बीइंग बैक्ड बाय द लॉन्ग टर्म स्टेबल फंडिंग. ठीक है, जो कि एक डेफिनेटली सिग्नल है स्टेबल फाइनेंशियल्स का एंड लिक्विडिटी स्ट्रेंथ का. अब इस केस में भी पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स अगर आपके फाइनेंस होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, इसका मतलब होगा कि करंट जो कंपनी के नेट वर्किंग कैपिटल है वो स्ट्रॉन्ग है, विच इज डेफिनेटली इंडिकेटर ऑफ गुड लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ठीक है जी. ऑप्शन देखते हैं. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल गैप, नेट वर्किंग कैपिटल या कोर करंट एसेट्स. विच वन वुड बी द करेक्ट आंसर? सी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल करंट एसेट्स. इट मीन्स द टोटल करंट एसेट्स. सो ऐसा आपको कुछ नहीं बताता, वो टोटल फंड्स आपके जो रिक्वायर्ड है डे टू डे पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए उनके बारे में बताता है, इंक्लूडिंग द पोर्शन जो कि फाइनेंस की तरह बैंक की तरह वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा एंड जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट. सो वो आंसर नहीं है आपका. ऑप्शन बी, इट सेज वर्किंग कैपिटल गैप. वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है? ऑलरेडी हमने पढ़ा था, टोटल करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरिंग्स, राइट. ये वो अमाउंट के बारे में बताता है विच इज रिक्वायर्ड टू बी फाइनेंस्ड बाय द बैंक, जो शॉर्ट गैप है. ठीक है, एंड फर्दर जो मार्जिन होगा बोरर का उसके बारे में बताता है. ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट. नेट वर्किंग कैपिटल गैप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज. मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है कि करंट एसेट जो फाइनेंस किए जा रहे हैं बाय द लॉन्ग टर्म फंड्स. ठीक है, अपने फंड्स के थ्रू, रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू फाइनेंस किए जा रहे हैं. पॉजिटिव एनडब्ल्यूसी का मतलब होता है कि अच्छी लिक्विडिटी आपके पास है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड कोर करंट एसेट्स क्या होते हैं? कोर करंट एसेट तो एक कंसेप्ट है फ्रॉम द टंडन कमिटीज थर्ड मेथड, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ जो करंट एसेट्स रिक्वायर्ड है सो एज टू सस्टेन द ऑपरेशंस, राइट, उसके बारे में है. लेकिन ये फंडिंग सोर्स के बारे में नहीं बताते हैं. सो ऑप्शन जो डी है दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9. When appraising a term loan proposal for major infrastructure project, the lending institution calculates the DSCR. तो lending institution जो है वो DSCR को करती है कैलकुलेट, यानी कि डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करती है, राइट. A consistently healthy DSCR throughout the loan tenure primarily indicates what about the project. तो प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताती है उसके बारे में वी नीड टू आंसर. देखो, डीएससीआर का फॉर्मूला काफी सिंपल सा है. डीएससीआर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस जो नॉन कैश एक्सपेंस है जैसे डेप्रिसिएशन है वो रहेगा, प्लस जो आपका इंटरेस्ट है एनुअल इंटरेस्ट वो इसका पार्ट बनेगा, डिवाइडेड बाय जो एनुअल इंटरेस्ट है वो, प्लस एनुअल जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करना आपने वो इसका रहेगा डिनोमिनेटर. अब आपका न्यूमिनेटर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उतना ज्यादा बेटर रहेगा. अगर यानी कि कहने का मतलब है अगर आपका डीएससीआर एक से ज्यादा है उसका मतलब है कि प्रोजेक्ट जो है वो सही क्रेडिट आपके जनरेट कर रहा है, सही प्रोजेक्शंस जनरेट कर रहा है कि आप अपने डेब्ट को रीपे कर सकते हो. सो अगर डीएससीआर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो गुड है. एंड आइडियल जो डीएससीआर होता है दैट इज बेसिकली 2:1. वो किसके इक्वल होता है? दैट इज 2:1.
सो व्हाट दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली, तो रीपेमेंट कैपेसिटी तो डेफिनेटली आपको पता लगती है प्रोजेक्ट के जो इंटरनल कैश फ्लोज हैं वो सफिशिएंट है। अगर आपके पास DSCR 1 से ज्यादा है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताता है, लोअर क्रेडिट रिस्क के बारे में डेफिनेटली बताता है। अब ऑप्शंस को देखते हैं। द प्रोजेक्ट विल बी हाईली प्रॉफिटेबल एंड विल यील्ड अ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द प्रमोटर्स। देखो प्रोजेक्ट अगर ये DSCR अच्छा है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो होगा वो प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन जो डायरेक्ट पर्पस होता है ना DSCR का, वो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए नहीं होता। वो फोकस करता है कि क्या हमारी एबिलिटी है कि हम सर्विस को अपने डेप्ट को सर्विस कर सकते हैं, राइट? सो ऑप्शन ए डायरेक्ट उसका एक एप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज द प्रोजेक्ट्स assets have a high liquidation value providing sufficient collateral to the lender। DSCR बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, प्रॉफिट से, डेप्रिसिएशन से, इंटरेस्ट से, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है इसका लिक्विडेशन वैल्यू से। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट सफिशिएंट इंटरनल फंड्स टू कंफर्टेबली मीट इट्स टर्म लोन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है that is absolutely correct for this case। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 10। अ बैंक इश्यूज अ गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। तो बैंक जो है वो गारंटी इशू करता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, एन एप्लीकेंट टू अ थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी। इफ द एप्लीकेंट फेल्स टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, अब एप्लीकेंट जिसके बिहाफ पर करा था उसने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, बैंक को बेनिफिशियरी को पे करना पड़ेगा। अगर लीगल स्टैंड पॉइंट से देखें, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ द बेनिफिशियरी, एप्लीकेंट एंड द बैंक इन दिस अरेंजमेंट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो की रोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले उनको समझना जरूरी है। बेनिफिशियरी जो होता है वो पार्टी होती है जिसके फेवर में गारंटी इशू की जाती है। लीगली ये पर्सन क्रेडिटर होता है जिसने लेट से पैसे दिए होंगे एप्लीकेंट को, एंड उसके एप्लीकेंट के बिहाफ पर आपने आगे गारंटी दे दी है, ठीक है। अब अगर एप्लीकेंट डिफॉल्ट कर देता है, यानी कि प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट कर देता है, तो बेनिफिशियरी के पास अधिकार रहेगा कि वो गारंटी को इन्वोक कर सकता है। कुछ एक इस तरह से समझिएगा, यहां पर है हमारे पास एप्लीकेंट, यहां पर है हमारे पास बेनिफिशियरी, और हेयर वी आर हैविंग द श्योरिटी, ठीक है। अब एप्लीकेंट का बेनिफिशियरी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके लिए इसने एप्लीकेंट ने देने थे पैसे बेनिफिशियरी को, लेकिन बेनिफिशियरी को भरोसा नहीं है, तो ये कहता है एप्लीकेंट को कि जाओ और बैंक से जाकर के लेकर के आओ गारंटी। अब एप्लीकेंट जाता है बैंक के पास, गारंटी अप्लाई करता है और बैंक गारंटी इशू कर देता है इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी। ना अगर एप्लीकेंट डिफॉल्ट कर देता है तो उसके केस में जो बेनिफिशियरी है दैट विल बी इन्वोकिंग द गारंटी, तो ये इन्वोक कर लेगा गारंटी को, एंड जो बैंक होगा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी बेनिफिशियरी को, ठीक है। इसको इन्वोकेशन ऑफ द गारंटी कहते हैं। एंड बाद में जो बैंक है डेफिनेटली वो रिकवरी कर सकता है फ्रॉम द क्रेडिटर, फ्रॉम द डेटर, राइट, जजमेंट जो प्रिंसिपल डेटर है उससे रिकवरी कर सकता है, राइट। सो दैट्स द सिनेरियो। ऑप्शंस देखते हैं। अब इस केस में कहा गया कि बेनिफिशियरी इज अ डेटर, बेनिफिशियरी क्या है, डेटर है, नो बेनिफिशियरी तो क्रेडिटर है। सो आइदर ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये चीज तो क्लियर होगी। एप्लीकेंट डेटर है, एप्लीकेंट यस, एप्लीकेंट इज द डेटर। बैंक की श्योरिटी, यस बैंक की श्योरिटी, तो ऑप्शन जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर है, दैट इज द करेक्ट आंसर है। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत से कंसेप्ट हमने इस वीडियो में कवर किए। एंड मेक श्योर कि अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड फ्री कोर्स जो है JIB का उसको फटाफट से ज्वाइन करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा, टॉप में लिखा हुआ है irbf.info/app, वहां पर जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। अगर iOS यूजर हो तो ऑर्गेनाइजेशन ORG कोड जो होगा वो है GEGKT, ठीक है। उस कोड के साथ आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।